एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अलग अलग ज़िलों में तीनों मॉड्यूल्स को लेकर कहीं पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं पर फ़ोन द्वारा क्वेश्चन पूछकर शिक्षकों से उनका उत्तर जाना जा रहा है कि उन्होंने मॉड्यूल्स को कितना पढ़ा और कितना समझा है। तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आधारशिला मॉड्यूल्स के संक्षिप्त नोट्स, जो आपको इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखेंगे कि हम आधारशिला को सरल और स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से किस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये देखिए, आधारशिला मॉड्यूल आधारित संक्षिप्त नोट्स हैं। ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आधारशिला किसके लिए है। तो ये है कक्षा 1 और 2 के लिए, ये बुनियादी शिक्षण के लिए है और किन विषयों के लिए, ये भाषा और गणित विषय के लिए है। तो ये बात हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ये कक्षा 1 और 2 के लिए है और ये सिर्फ 2 विषयों के लिए है, भाषा और गणित के लिए। भाषाई दक्षताएं क्या क्या हैं, सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे। तो जो भाषाई दक्षता हैं वो उसको हम जानते हैं शॉर्ट में सुबोपली के नाम से। सुबोपली का मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और इसको हम कहते हैं LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा के रूप, तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक यानी कि बोलकर और लिखित यानी कि लिखकर। अब हम देखेंगे भाषा सीखने और सिखाने का क्रम। तो भाषा सीखने सिखाने का क्रम सुबोपली यही कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, सुनकर समझता है, फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया के जो चरण हैं वो हैं ERAC यानी इरेक। इरेक यानी कि ई से एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, फिर R से हो गया रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन करना, यानी कि जो उसने अनुभव किया उस पर उसने चिंतन किया। उसके बाद A फॉर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, फिर उस बच्चे ने जो अनुभव किया उसके बारे में कुछ सोचा समझा, फिर उसको अप्लाई किया, उसका अनुप्रयोग करके देखा। और फिर लास्ट में C फॉर कंसोलिडेशन यानी समेकन या फिर निष्कर्ष, और फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के अनुभव करने, चिंतन करने और उपयोग करने से उसने क्या सीखा। तो ये भाषा सीखने सिखाने का के चरण हैं जिसको हम इरेक ERAC के नाम से जानते हैं। ई यानी कि किसी रोचक व चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। आर यानी कार्य के बारे में सोचना और विश्लेषण करना। ए यानी एप्लीकेशन, प्रयोग करना, अभ्यास करना या स्वयं करके देखना। और सी से कंसोलिडेशन यानी कि नतीजे निकालना और फिर उन निकले हुए नतीजों से सीखना। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम, जो एक हमने इन तीनों मॉड्यूल्स में जो एक कॉमन वर्ड पढ़ा वो है लर्निंग आउटकम। तो भाई ये लर्निंग आउटकम है क्या? लर्निंग आउटकम से आशय है कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल। वैसे तो लर्निंग आउटकम वह प्रतिफल है जो बच्चे को सीखने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन जब हम किसी कक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं, कोई कोर्स हम ख़त्म कर लेते हैं या किसी कार्यक्रम को देखने के बाद उसके अंत में जो हमें उससे शिक्षा मिलती है, जिसे हम कहते हैं, जैसे हम कोई कहानी सुनने के बाद कहते हैं ना कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वही लर्निंग आउटकम है कि कोई भी कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम खत्म करने के बाद बालक बालिकाओं को जो ज्ञान अर्जित हुआ है या जिस कौशल का विकास हुआ है वही लर्निंग आउटकम है। सीखने के बाद छात्रों के व्यवहार में आया परिवर्तन। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सीखने के बाद छात्रों छात्राओं के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वही लर्निंग आउटकम है, वही चीज़ उन्होंने उससे सीखी। लर्निंग आउटकम के स्तर। अब भाई देखो, लर्निंग आउटकम के हैं 3 स्तर, और वो कौन कौन से हैं? केंद्रिक यानी फोकल, व्यापक क्षेत्र और कौशल पर आधारित हैं। ये नेस्टेड आउटकम है, समान प्रकृति के और कई लक्ष्यों को मिलाकर बनाए गए हैं। और उप आउटकम है कक्षा शिक्षण में सुधार के लिए जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो केंद्रिक होता है वो व्यापक होता है, यानी जब हम किसी चीज़ को उसके पूरे रूप में देखते हैं, उसके व्यापक रूप में देखते हैं, तो वो हो गया केंद्रिक आउटकम। जब हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, यानी किसी एक बड़ी चीज़ को सिखाने के लिए जब हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो वो हो गया नेस्टेड आउटकम। और उप आउटकम होता है जब हम कक्षा शिक्षण में उन छोटे छोटे टुकड़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं जिन तरीकों से, वो होते हैं उप आउटकम।
तो हम जिन तरीकों को यूज़ करते हैं कक्षा में, कक्षा शिक्षण में, वो उप आउटकम होते हैं। उनके थ्रू बच्चे उन छोटे छोटे पार्ट्स को सीखते हैं जिसको हम नेस्टेड आउटकम कहते हैं। और जब उन कई टुकड़ों को मिलाकर वो अपना व्यापक दृष्टिकोण बना लेते हैं तो वही होता है हमारा केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम। भाषा के लिए 4 केंद्रिक आउटकम निर्धारित किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषा के लिए कितने हैं? 4। और गणित के लिए कितने हैं? 5। तो हम भाषा के लिए जो 4 केंद्रित आउटकम हैं, अब हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सुनकर समझना, यानी पहला केंद्रिक आउटकम क्या है? सुनना, कि बच्चे किसी चीज़ को सुनकर समझ लें। कि भाई टीचर ने कोई कविता पढ़ के सुनाई, बच्चों ने उसे सुना और समझ लिया कि इसमें किसके बारे में बात की गई है। दूसरा केंद्रिक आउटकम है बच्चे रुचिपूर्वक विविध सामग्री को पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में देते हैं। यह है हमारा दूसरा केंद्रिक लर्निंग आउटकम, कि बच्चे किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ने के बाद वो उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में दे पाते हैं। तीसरा है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर उन्हें सुधार सकते हैं, यानी कि बच्चे जब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी बच्चे जब बोल रहे हैं, तो अगर वो कुछ गलत बोल जाते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि उन्होंने गलत बोला है, उसका उच्चारण उन्होंने गलत किया है या उन्होंने कोई गलत शब्द यूज़ किया है, तो जो वो त्रुटियां निकालकर अपने को सुधार लेते हैं, वही हमारा तीसरा केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। और चौथा है बच्चे अनुभवों, कल्पनाओं और भावनाओं को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दे पाते हैं। तो चौथा केंद्रिक लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी फीलिंग्स को वो हमें मौखिक या लिखित रूप में बता पाते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये तीनों जो आउटकम के प्रकार हैं उनको बताती हूँ। जैसे कि पहला है हमारा सुनकर समझना, तो केंद्रिक लर्निंग आउटकम हो गया सुनकर समझना, यानी बच्चों ने किसी चीज़ को सुना और उसे समझ लिया। अब हम अगर नेस्टेड लर्निंग आउटकम देखें तो बच्चे जब हमने कोई चीज़ उन्हें सुनाई तो हमने उससे संबंधित कुछ पूछा तो बच्चों ने उसका जवाब दे दिया, तो ये हो गया नेस्टेड आउटकम। और उप आउटकम क्या है कि जो एक विशेष पाठ हमने पढ़ाया, जैसे हमने बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया, तो उप आउटकम के अंतर्गत आएंगे कि बच्चे उस पाठ से संबंधित पात्रों के नाम बता पाते हैं या ये बता पाते हैं कि फला कविता में किसके बारे में बात की गई थी, तो वो उप आउटकम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं गणित शिक्षण। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गणितीय सोच का विकास, कि बच्चों में गणितीय सोच का विकास हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है गणित पढ़ाने का। तो गणितीय कौशल होते हैं 7। कौन कौन से हैं? पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है नियमितता, तीसरा है तर्क और चिंतन, चौथा है निर्णय लेना, पांचवा है संश्लेषण और विश्लेषण, छठा है परिणाम प्राप्त करना और सातवां है प्रस्तुत करना। तो ये आप समझ ही गए होंगे, गणितीय कौशल में क्रमबद्धता होती है, यानी गणित में क्या है? क्रमबद्धता है, नियमितता है, तर्क और चिंतन करने के कौशल को वो बढ़ाता है, निर्णय लेना, डिसीजन पावर को बढ़ाता है, संश्लेषण और विश्लेषण हम कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को हम मतलब कि एक साथ जोड़ भी पाते हैं, उसका विश्लेषण भी कर पाते हैं, उसका एनालिसिस भी कर पाते हैं, फिर हमें लास्ट में परिणाम प्राप्त होता है। ये हम गणित का कोई भी संक्रिया किस लिए करते हैं? उससे कुछ ना कुछ परिणाम प्राप्त होता है और फिर हम उसको प्रस्तुत कर पाते हैं, यही गणितीय कौशल है। आरंभिक स्तर पर गणित के केंद्रिक लर्निंग आउटकम तो वो हैं 5, भाषा के लिए हैं 4 और गणित के लिए हैं 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है मात्रात्मक रूप में देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग, यानी बच्चा किसी भी चीज़ को हमें बताने के लिए संख्या का प्रयोग कर पाता है कि ये 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं। दूसरा है गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग, यानी कि बच्चे गणित संक्रियाओं का मतलब है कि वो जोड़, घटाने, गुणा या भाग जैसी संक्रियाओं को कर पाते हैं। तीसरा है किसी संख्या को हिस्से के रूप में देखना और विविध संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करना, यानी किसी संख्या को वो अलग अलग रूप में भी देख सकता है कि जैसे 4 है तो हम इसको 2 और 2 करके भी 4 कर सकते हैं और उसको विविध संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करना। चौथा है स्थान और मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को समझना और अभिव्यक्त करना। स्थान या मात्रा, गणित में ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, स्थान और मात्रा, तो वो इनके गणितीय पहलुओं को समझ पाता है और अभिव्यक्त कर पाता है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट और 5th समय, मुद्रा और आंकड़ों के महत्व को समझना और प्रयोग करना, यानी कि वो समय को भी समझ पाता है, मुद्रा को भी और आंकड़ों को भी, उनके महत्व से वो परिचित है और वो उनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर पाता है। ये 5 हैं हमारे गणित के केंद्रिक लर्निंग आउटकम। अब
आती है कि हम गणित जो सिखाते हैं वो गतिविधि से सिखाते हैं। गणित हो या भाषा, दोनों में ही हम गतिविधि कराते हैं। तो गतिविधि के प्रकार कितने हैं? गतिविधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? ELPS। ये देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हैं। क्या 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 कि एक तो केंद्रित लर्निंग आउटकम, भाषा के लिए 4 और गणित के लिए 5। दूसरा, भाषा सीखने सिखाने का जो क्रम था वो था ERAC, और गणित सीखने सिखाने का क्रम है हमारा ELPS। E यानी एक्सपीरियंस यानी ठोस वस्तुओं से अनुभव, L से लैंग्वेज यानी अनुभवों के आधार पर वार्तालाप, P से हो गया हमारा पिक्चर यानी कि चित्रों द्वारा प्रदर्शन, S हो गया हमारा सिंबल यानी संकेतक या प्रतीक का प्रयोग। अब है गणित की मौलिक संक्रियाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गणित की मौलिक संक्रियाएं कितनी हैं? 4। और वो कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी जोड़ना यानी मिलाना या फिर बढ़ाना। हम बच्चों को जोड़ बताएंगे, जोड़ का निशान उनको लगाकर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जब हम किसी चीज़ को मिला लेते हैं या उसमें कोई चीज़ बढ़ा देते हैं तो वो होती है जोड़ना। उसी तरह से हम घटाने के बारे में बता सकते हैं कि किसी चीज़ में से निकालना या फिर कम करना, उसको हम कहते हैं घटाना। गुणा का मतलब है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, यानी कि जैसे हमने 2 को हमने 3 बार जोड़ा तो वो हो गई 6। तो हम इसको 2 + 2 + 2 भी लिख सकते हैं 6, और हम 2 को 3 बार जोड़ा हमने तो हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं कि 2 × 3 = 6। तो इस तरीके से हम गुणा क्या है? एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। भाग क्या है? एक ही संख्या को बार बार घटाना, यानी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार घटाते हैं तो वो संक्रिया भाग कहलाती है। अब हम देखेंगे लास्ट में गणितीय दक्षता विकास के घटक। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले है संख्या पूर्व अवधारणाएं। भाई देखो, बच्चे सबसे पहले संख्या नहीं सीख पाते, बल्कि उससे पहले वो तुलना करना, समूहीकरण, वर्गीकरण, क्रम बनाना, एक से एक मिलाकर गिनना, इनको सीखते हैं। यानी बच्चों को गिनती सिखाने से पहले भी हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है, वो बता देंगे। कौन सी चीज़ पतली है, कौन सी मोटी है, वो ये भी बता देंगे। कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, वो ये भी बता देंगे। तो गणितीय दक्षता विकास के घटक में सबसे पहले आती हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं। संख्या हमारी आती है 2nd नंबर पे। उसके बाद हम बच्चों को संख्याएं सिखाते हैं। ठीक है। एक होती है मापन की मूलभूत समझ। तो बच्चों को बेशक ये ना पता हो कि 1 किलो क्या होता है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये नहीं पता, लेकिन वो कम ज़्यादा, हल्का भारी, ये सब वो समझते हैं। स्थान, दूरी, मात्रा और वजन के बारे में वो अनुमान लगा सकते हैं। किसी चीज़ को दूर से देखकर ही वो बता सकते हैं कि कौन सी भारी होगी और कौन सी हल्की होगी। यही उनकी मापन की मूलभूत समझ है। आकृति एवं आकार। अब बच्चे अपने घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो किताब देखते हैं, वो गिलास देखते हैं, कटोरी देखते हैं, बेलन देखते हैं, वो किचन में चकला भी देखते हैं, कक्षा में आकर भी वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ब्लैक बोर्ड देखते हैं वो, और पुस्तकें देखते हैं, वो कुर्सी, मेज़, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आकृति और आकार को देखकर वो अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मुद्रा। तो मुद्रा तो भाई हर बच्चा समझता है। पैसों को कौन बच्चा नहीं जानता? एक छोटा सा बच्चा भी पैसों को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो बच्चों में अब ये तो समझ गया वो कि मुद्रा है, पैसे, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मुद्रा की समझ से बच्चों में मुद्रा की क्रय शक्ति और उसके विविध रूपों का ज्ञान होता है। तो हम अलग अलग प्रकार के सिक्के या नोट लाकर भी बच्चों की इस समझ को बढ़ा सकते हैं। तो मेनली जो ये आधारशिला मॉड्यूल है वो भाषा और गणित के लिए ही बनाया गया है, और स्पेशली ये कक्षा 1 और 2 के लिए विकसित किया गया है। तो जो मुझे इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लगे वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें भाई, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। धन्यवाद।